नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। महाराष्ट्र की सियासत का वो चेहरा जिसने कभी झुकना नहीं सीखा, वो आवाज जो सत्ता के गलियारों में सबसे बुलंद मानी जाती थी, और वो नेता जिसे चाहने वाले और विरोधी दोनों ही प्यार से दादा कहा करते थे। आज अजीत दादा पवार अनंत यात्रा पर निकल चुके हैं। सुबह के 8:30 बजे थे। बारामती का आसमान धुंध की चादर में लिपटा था, लेकिन किसी ने ये ना सोचा था कि ये धुंध महाराष्ट्र की राजनीति के एक सूरज को हमेशा के लिए ओझल कर देगी। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। एक विमान हादसा और सब कुछ खत्म हो गया। पूरा महाराष्ट्र इस वक्त सदमे में है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपना पावर हाउस खो दिया है, लेकिन दुख की इस घड़ी में भी सियासत की रफ्तार कम नहीं हुई। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष अपने इस दिग्गज साथी को नम आंखों से विदाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के गलियारों से सवालों की ऐसी गूंज उठी है जिसने इस हादसे को एक सियासी मोड़ दे दिया है। इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल, उससे पहले रिपोर्ट। आज महाराष्ट्र की राजनीति का एक अध्याय समाप्त हो गया। बारामती का वो बेटा जिसने घड़ी की सुइयों की तरह महाराष्ट्र को रफ्तार दी, आज खुद समय के चक्र में थम गया। अजीत दादा के जाने से पूरा देश स्तब्ध है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जब भारी मन से खबर साझा की तो लगा वक्त ठहर गया है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे, और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे, ऐसी परिस्थिति थी। ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है। लेकिन फडणवीस की इस अपील के चंद घंटों बाद ही विपक्ष के खेमे से सवालों की बौछार शुरू हो गई। विमान की फिटनेस, पायलट का अनुभव और खराब मौसम में क्लियरेंस, इन सब को लेकर सरकार को घेरा जाने लगा। ये बड़ी दुखद घटना है और अजीत पवार एक अभी उनका जो देहांत हुआ, मैं समझूंगा कि प्रीमैच्योर डेथ है। उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको इस दुख सहन करने की शक्ति दे, यही प्रार्थना हम कर सकते। कि जांच तो होना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है। बहुत बड़े नेता थे, डिप्टी सीएम कई बार रहे वो, और महाराष्ट्र के बहुत लोकप्रिय नेता रहे। और अगर ऐसी घटना हो जाए, और आज के समय पे जहां हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीजें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। So there are so many places which is very far, and so they used to travel by flight, even the commoners also. It is a message for the commoners also. What happened in Ahmedabad, another place also. Even yesterday also I came to know that some people went from here to Delhi and their flight condition is so bad. They were just crying. This cannot be, this cannot continue.
life, safety and security is the first priority for the transport system. सियासत अपनी जगह है, लेकिन अजीत पवार का जाना महाराष्ट्र के लिए एक ऐसा घाव है जिसे भरने में दशकों लगेंगे। जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, लेकिन मर्यादा की बलि देकर नहीं। हमारी संवेदनाएं पवार परिवार के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो बारामती में ये दुखद हादसा हुआ। अजीत दादा पवार समेत 5 लोगों की जान इस हादसे में गई। कई तरह की बातें आ रही हैं। पूरे देश में शोक की लहर है, महाराष्ट्र में शोक की लहर है। हर कोई अपनी अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दुख की घड़ी में परिजनों को सांत्वना दी है। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजीत दादा पवार को याद कर रहे हैं, क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने, एक बार सुनिए। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। मैं अजीत पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत दादा पवार का चेहरा, उनका व्यक्तित्व, उनका वर्चस्व क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज क्या कुछ हुआ जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। महाराष्ट्र के बारामती में प्लेन क्रैश हुआ। एक चार्टर में सवार थे अजीत दादा पवार, डिप्टी सीएम अजीत पवार। जानकारी ये आई कि लैंडिंग के वक्त पे ये प्लेन जो है वो क्रैश हो गया। बारामती एयरपोर्ट के पास ही ये हादसा हुआ है और वो विजुअल्स अब तक हम आपको दिखा चुके हैं। इस प्लेन में अजीत दादा पवार समेत 5 लोग थे। 5 के 5 लोगों की जान गई है। आज सुबह 8:45 बजे के आसपास, 8:45 के आसपास अजीत दादा पवार को लेकर ये दुखद और बेहद दुखद खबर आई। कई बार डिप्टी सीएम रहे, वो उनका क्या कार्यकाल था वो भी ग्राफिकली मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 10 नवंबर 2010, 25 अक्टूबर 2012, 23 नवंबर, 30 दिसंबर 2019, 2 जुलाई 2023। ये वो तारीखें हैं जब जब अजीत दादा पवार ने महाराष्ट्र आर्थिक नगरी के डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण की थी। अजीत दादा पवार महज एक चेहरे का नाम नहीं है। अजीत दादा पवार एनसीपी की वो घड़ी, और उस घड़ी में बेहतर वक्त लाने के लिए जो ग्राउंड सोल्जर शरद पवार जी के थे, उनके भतीजे अजीत पवार ग्राउंड वर्कर के तौर पर, ग्राउंड वर्कर नहीं, ग्राउंड सोल्जर के तौर पर उनको लोग जानते हैं। हमेशा अपनी बोल्ड स्टेटमेंट के लिए, बोल्ड तरीकों से फैसलों के लिए, और फैसले लेने में न राइट न लेफ्ट, जहां पर उनको पिन पॉइंट करना होता था, जिस बात को जहां पर पिन पॉइंट करना होता था, उस दमदार पर्सनालिटी का नाम था अजीत पवार। अजीत पवार ने ग्राउंड पर रहकर, ये नहीं कि कुछ विरासत में मिल गया। 1982 से उनका करियर आप देखिए। 1982 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। सबसे पहले सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा और पुणे सहकारी बैंक के वो अध्यक्ष भी रहे। 16 सालों तक पुणे सहकारी बैंक के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने सेवाएं दी, कर्तव्यों का निर्वहन किया। साल 1991 1991 बारामती वो वर्चस्व जहां पर शरद पवार, फिर अजीत पवार। 1995 में 1999, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024 एक बार सांसद और 7 बार के विधायक अजीत पवार। राज्य सरकार के साथ साथ राज्य सरकार में कई मंत्रालयों के काम उन्होंने किए। 1999 में महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री बने और आप जानते हैं उसके बाद भी किसानों के लिए क्या काम, बहुत सारी चीज़ें, कश्मकश, बहुत सारी चीज़ें। मेरे साथ एक ज़बरदस्त पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विनायक आंबेडकर साहब जुड़ चुके हैं। विनायक दा, मैं आपको नमस्ते करता हूं। मेरे साथ एनसीपी की नेता अनु पाटिल जी मुझे नज़र आ रही हैं। अनु जी, मैं आपको भी नमस्ते करता हूं।
मेरे साथ महाराष्ट्र के जाने माने पत्रकार रवि तिवारी जी हैं, साथ ही मेरे साथ एसएस पनेसर साहब जुड़ रहे हैं जो कि पूर्व डायरेक्टर हैं फ्लाइट सेफ्टी इंडियन एयरलाइंस के। सर, आपको भी मैं नमस्ते करता हूं। शुरुआत अनु जी मैं आपके साथ ही कर रहा हूं। अनु जी, चाहे अजीत दादा पवार के चलने का स्टाइल हो, बोलने का स्टाइल हो, चश्मा लगाने का स्टाइल हो, हर चीज़ ऐसा लगता था कि वो कितना जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र की जनता के साथ। आप तो उनकी पार्टी में भी रही, उनका सानिध्य भी आपको मिला होगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, पूरा देश, महाराष्ट्र तो गम में है ही है, आप इस क्षति को कैसे देख रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र की उन्नति में आज अजीत पवार का नाम ये बहुत सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। साथ ही में सबसे दमदार नेता, साथ ही में लोगों के बीच में ग्राउंड लेवल पर उनकी पकड़, साथ ही में काम में सुबह 4:30 बजे से 5 बजे से वो काम पे लग जाते थे। तो ऐसा नेता महाराष्ट्र को मिलना मुश्किल है। साथ ही जो महाराष्ट्र के इसमें नेता के रूप में कम और एक बड़े भाई के रूप में वो हमेशा सब लोगों के हर एक घर में उनका ये रहा है, सबसे संपर्क रहा है। तो एक घर के बड़े भाई करके वो साथ में, इसलिए वो सबसे बड़ा एक लॉस्ट मैं समझती हूँ। जी अनु जी, मैं समझ सकता हूँ, मैं आपकी भावनाओं को, इमोशंस को समझ सकता हूँ। मैं वापस आऊँगा आपके पास, एक रिएक्शन में जल्दी से ले लेता हूँ। मेरे साथ एसएस पनेसर सर भी जुड़े हुए हैं। पनेसर सर, मैं आपको लाना चाहूँगा इस डिबेट में। प्राइमर फेसी जो जानकारी आई, जब ये खबर आप तक पहुंची और लैंडिंग के वक्त पे कुछ प्रॉब्लम रहा और मौसम को लेकर भी बातचीत रही, आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ खामियां हो सकती हैं? और ख़राब मौसम में टेक ऑफ करना या लैंडिंग करना, ये सामान्य बात है, असामान्य बात है? प्लीज़ आप इसको क्लियर कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले इस दुखद खबर सुनने मैं भगवान से अरदास करता हूँ कि इनकी आत्मा को शांति बख्शे और जो पीछे इनकी फैमिली है उनको हौसला दे इतना बड़ा सहने के लिए। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन है, देखिए, ये जो इन्वेस्टिगेशन में कई चीजें हो सकती है जिसका हम अंदाजा लगाना गलत होगा। इस बाद में डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो कि कॉकपिट में बातचीत हो रही है, सब रिकॉर्ड होती हैं। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है गवर्नमेंट ने, वो इन्वेस्टिगेट करेगी, उसके बाद ही हमें पूरा पता लगेगा कि इसका रीज़न क्या था। अब देखने की बात यह है कि डीजी से में एक्सपर्ट कौन है जो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। मैंने जब अहमदाबाद क्रैश हुआ था, मैंने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी थी कि जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए। लेकिन उन्होंने ये जो इनडोर इन्वेस्टिगेशन होती, क्योंकि पायलट है वो तो मर गया, अब पायलट अपने केस को डिफेंड करने के लिए वहाँ पर नहीं है जी, ये सारा मलबा पायलट के ऊपर डाल देंगे इन्वेस्टिगेट, क्योंकि इनका अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं, तजर्बा नहीं है इन्वेस्टिगेशन का। तो ये चाहता हूँ पहले ये इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ये जो आदमी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या वो सच्चाई बता सकते हैं। जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन का रूल है, सब एक्सीडेंट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेट होने चाहिए, पनिशमेंट के लिए नहीं, लेकिन इसलिए के लिए करने के ये एक्सीडेंट हुआ क्यों और कैसे हुआ जी, और ऐसे एक्सीडेंट फ्यूचर में कैसे बचाए जा सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे होगा। ऑब्वियसली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनका एक्सपीरियंस कितना है, इनकी पहले पड़ताल करनी चाहिए, फिर देखना चाहिए कि क्या दूध का दूध तो पानी का पानी बता सकेंगे जी। बहुत सैड इंसिडेंट है और इसको जुडिशियल इंक्वायरी हो, उसमें कोई भी जा सकता है, बयान दे, मैं भी जा सकता है, एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा मेरे को। लेकिन ये जो इंडोर इन्वेस्टिगेशन होती है, ये सारा मलबा पायलट के ऊपर डाल देंगे कि पायलट ने गलती कर दी। देखिए, जहाज की मेंटेनेंस होती है हर साल CFA, मेरे को ये भी पता लगा है कि ये प्राइवेट ऑपरेटर ये मेंटेन अच्छी तरह नहीं करते, तो घर में बैठे कमरे में बैठ के पेपर साइन कर दे कि जहाज का ओवरऑल हो गया। DGCA का जो डिपार्टमेंट है एयर वर्दीनेस, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने इस जहाज की जब मेंटेनेंस CFA हुई है पीछे, उसमें आपने कितना हिस्सा लिया, आपने जाके खुद देखा कि वाकई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कि घर बैठ के आपने पेपर फुलफिल कर दिए सारे के, ये हो गया। तो ये प्राइवेट ऑपरेटर है, ये सारा कुछ पैसा बचाने की खातिर ये ओवरऑल एजेंसी को जहाज नहीं देते, क्योंकि वो पैसे चार्ज करते हैं। ये सारी इन्वेस्टिगेशन में बहुत चीज़ें देखने वाली होंगी जो कि हमको देखनी पड़ेगी। मैं सरकार से ये अरदास करूंगा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑनेस्टली की जाए, जुडिशियल इंक्वायरी करी जाए, जिसमें सब कोई आके अपना बयान दे सके, कोई भी सिविलियन आके इनसे सवाल पूछ सकता है। अब ये डिजिटल फ्लाइट रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ये पब्लिक को बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, ये सीक्रेट रखेंगे। क्यों रखेंगे सीक्रेट?
हमें हमारी भोली भाली जनता को बताइए कि ये क्रैश कैसे हुआ है। पनेसर सर, मैंने तो आपसे सिर्फ ओपनिंग मांगा, लेकिन आपका एक्सपीरियंस ऐसा है कि आपने बहुत सारे सवालों के जवाब बिना मैंने सवाल पूछे आपने बता दिया। दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। पनेसर सर, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा। अभी आपने बताया प्राइवेट ऑपरेटर्स होते हैं, इसके अलावा मेंटेनेंस, जो फिटनेस जाँच है, प्राइवेट सेक्टर तो चाहेगा चलो पैसे बचा ले, लेकिन कोई बॉडीज होंगी ना, जो कोई रेगुलेटरी बॉडी होगी, डीजीसीए होगी, किसी को अपॉइंट किया होगा जो देखे कि भैया सारी चीजें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही है। इसमें लूप होल्स हो सकते हैं या हैं या नहीं है? With you and I appreciate your thinking. सर, डीजीसीए में एक बॉडी डिपार्टमेंट ऑफ कानून है, एयर वर्दीनेस। उसमें डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जनरल मैनेजर होते हैं जी। उनका काम होता है जब भी जहाज को ओवरऑल के लिए जाता है वो एयरलाइन या प्राइवेट ऑपरेटर डीजी को इन्फॉर्म करता है। उनका आदमी आके देखता है कि वाकई इन्होंने पार्ट्स को चेंज करे, कैसे ओवरऑल हो रहा है, और वो फॉर्म होते हैं, साइन करने पड़ते हैं सबको। लेकिन ये सब इनको बचाने, उनकी सेवा कर देते हैं और कमरे में बैठ के सारे साइन करके आ जाते हैं। वो पैसा बचाने की खातिर ये लोग तरीके से प्राइवेट ऑपरेटर तो स्पेशली अवॉइड करते हैं, लेकिन एयरलाइन वाले अवॉइड नहीं कर सकते। तो उनके बहुत बड़े डिपार्टमेंट होते हैं। दिस इज अ बिग पॉइंट। और यकीन मानिए इस तरह के हादसों के बाद ऐसा नहीं है, जब अहमदाबाद प्लेन हादसा हुआ था तब भी मुझे याद है आपने इसी तरह के बड़े इंपुट्स दिए थे और आपने लेटर भी लिखा था जैसा आप बता रहे हैं। मैं एक बार विनायक जी के पास हुआ हूँ। विनायक आम्बेडकर जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विनायक दा, आपके साथी, आपके डिप्टी सीएम आज इस दुनिया में नहीं रहे, आपके मजबूत साथी फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, हर कोई अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, और मुख्यमंत्री ने संयम की भी अपील की है, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं पूरा बारामती हो, पुणे हो, उस तरफ का पूरा इलाका ऐसा है जो इस वक्त सड़कों पर उतरा हुआ है। जी, अजित दादा एक बड़े कद्दावर नेता थे, हमारे महायुति के सरकार के एक बहुत बड़े इम्पोर्टेंट साझेदार भागीदार थे। और अजित दादा जो है उनका एक वर्किंग स्टाइल रहा कि जो हैंड्स डाउन वर्किंग स्टाइल, उन्होंने जो काम अपना लिया, अपने हाथ में लिया, उसको पूरा करने का उनका जो कार्यशैली था वो पूरे महाराष्ट्र में जाना जाता था। क्योंकि राजनीति में योजना बहुत बनाई जाती है, मगर उस योजना को प्रत्यक्ष रूप में लाने का जो एक नेता का गुण होता है वो उनमें था। इसलिए अजित दादा बहुत पॉपुलर थे। जैसा मेरी बहना ने बताया वैसा वो हर जो उनके कार्यकर्ता रहो या कार्यकर्ता नहीं भी रहो, उनके नागरिक रहो, हर नागरिक के साथ उनका एक अच्छा संबंध रहता था। और वो थोड़े से ऐसे एक अपना संबंध बना लेते थे। वो भाषण भी करते थे तो अपने को पूरे जो जितने श्रोता लोग रहते थे उनको अपना बना के लेते थे। तो ऐसा नेता होने वाला नहीं है। ये महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के सभी जो हमारे कार्यकर्ता है, नेतागण है, वो सब उनके फैमिली के दुख में सहभागी है। मैं उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ठीक है, एक रवि जी रह गए, बस रवि जी का ओपनिंग ले लूँ, उसके बाद ये पैनल में खोल रहा हूँ। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और वाकई दिल झकझोर देने वाला, दुखद करने वाला ये पूरा हादसा है, सबकी संवेदनाएं हैं। रविदा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, रविदा, अब उनका पर्सोना क्या था, उनका ऑरा क्या था, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। उनके चलने के स्टाइल से लेके उनके कुर्ते के जो स्लीव्स वो ऊपर करते थे, हर कोई उनका फ़ैन था। उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता उनको सिर्फ अपने नेता के तौर पर नहीं, अपने अभिभावक के तौर पर देखते थे। और आज जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो बता रही है कि कितने लोगों से कितना जुड़ाव रहा अजीत पवार का। सब सड़कों पर उतरे हुए हैं। देखें रोहित, सबसे बड़ी चीज ये रही अजीत पवार की कि वो अपने शरद पवार अपने चाचा के जो है शुरुआत की थी, उनकी उंगली पकड़ के राजनीति की, और वो जमीन से जुड़े रहे। पश्चिम महाराष्ट्र में एक बात कही जाती रही कि शरद पवार जी की जो पूरी ब्रांडिंग थी, जो पूरा वर्क था, वो धीरे धीरे सेंट्रल के लिए रहा, लेकिन अजीत पवार अपने उस पूरे इलाके में, यानी पश्चिम महाराष्ट्र का जो एक बड़ा भूभाग एरिया रहा, वहां उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग रहा। यानी पार्टी पूरी तरह से अजीत पवार के तरीके से चलती रही और उनका नेटवर्क इसी तरीके से रहा। हर कार्यकर्ता से वो कनेक्ट रहे, चाहे पुणे की बात करें, बारामती की बात करें, या मुंबई में जो उनकी पार्टी का अपना ग्रिप रहा उन इलाकों में, वहां भी अजीत पवार का नेटवर्क उसी तरीके से रहा। एक जो सबसे बड़ी चीज रही, महाराष्ट्र में बड़े रोड बाई ठोक लीडर माने जाते रहे वो। कोई उनकी बात में आपको कोई इफ और बट की भाषा नहीं होती। नहीं। मुझे याद है कुछ साल पहले हम लोग उनसे मिलने गए थे, जो महाराष्ट्र का मंत्रालय रहा 6th फ्लोर पे, और किसी ने आके शिकायत की कि दादा आपने जो कहा था हमारा काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा रुको, सभी लोगों को रोका और वो 4थे माले पे जाके सेक्रेटरी लेवल, सचिव लेवल के ऑफिसर के पास
उन्होंने यही कहा कि तुम्हारी जगह मैं काम करने आ जाऊं क्या। बताइए। ये एक उनका अंदाज था काम करने का, और जिस अंदाज से वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलते थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो उतने ही सख्त थे। उनका जब भी कोई इंस्ट्रक्शन या जब भी कोई लेटर जाता था तो महाराष्ट्र के ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, वो लोग बड़ी ही संजीदगी से काम करते थे। यही वजह रही कि बारामती को बारामती बनाने में जिस तरह से शरद पवार जी का श्रेय जाता रहा, उसको पूरी तरह से लोगों से कनेक्ट करके उतना बड़ा श्रेय अजीत दादा पवार का जाता रहा। वो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में पूरे राज्य में उनका नेटवर्क तो था ही, 6 बार डिप्टी मुख्यमंत्री रहे वो तो था ही, लेकिन इन इलाकों में वो घर घर तक, लोगों तक उनका जो एक्सेस और जो नेटवर्क था वो बहुत ही जबरदस्त रहा। जाहिर सी बात है कि अभी जब ये घटना सामने आई है, मेरे पास बहुत सारे उस इलाके के मेरे जो मित्र हैं जिनसे मैं जानता रहा हूँ, जिनसे कनेक्ट रहा हूँ, जिस तरह की उनकी प्रतिक्रिया रही है, ये प्रतिक्रिया किसी लीडर के या किसी नेता के की बात नहीं है। ऐसा लगता है उनके घर का कोई अपना खो गया है। ये एक बहुत शौक है पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में और बहुत सारी जगहों पे, संस्थानों में लोग इसी तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं अभी। तो आप ये मान सकते हैं कि जन जन से जुड़े हुए नेता के जाने की ये जो प्रतिक्रिया है, ये अजीत दादा की इमेज और उनकी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा रहा माना जा सकता है। परफेक्ट। अनुजी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पनेसर सर, यू वांटेड टू रिएक्ट समथिंग सर, प्लीज गो अहेड सर। पनेसर सर, कि ये जितने पायलट्स हैं इनकी ट्रेनिंग होती है, हर 6 महीने इनको सिमुलेटर ट्रेनिंग करनी चाहिए। सिमुलेटर पे सब इमरजेंसी सिखाई जाती हैं, उसके कैसे एक्शन लेना है, उनकी चेकलिस्ट बनाई जाती है। मैं ये चाहता हूँ इन्वेस्टिगेशन में देखिए इस पायलट ने लास्ट इंस्ट्रूमेंट सिमुलेटर कब करा था, कितना एक्सपीरियंस था, और इन्होंने कौन से इंस्ट्रक्टर थे जिन्होंने इनको क्लियर करा है। ये सारी चीजें जांच की विषय हैं कि इन पायलट ट्रेनिंग कब करी थी। कि पायलट प्राइवेट ऑपरेटर ये भी बचा देते हैं, घर बैठे पेपर साइन करवा लेते हैं, लेकिन एयरलाइन में हमको हर 6 महीने के बाद ट्रेनिंग सेंटर जाना पड़ता है। सिमुलेटर में हर तरह की इमरजेंसी दी जाती है और उसके ऊपर हम एक्शन लेते हैं, फिर वो इंस्ट्रक्टर एग्जामिनर क्लियर करता है, तब तुम फ्लाई कर सकते हो। ये बहुत ही जांच की विषय की चीजें हैं जो कि जुडिशियल, ये डीजीसी की इंक्वायरी जो है ये फेक इंक्वायरी है, ये तो सेटिस्फाई करने के लिए दे देंगे, लेकिन देयर शुड बी जुडिशियल इंक्वायरी। अहमदाबाद में 250 से ज्यादा आदमी मर गए और उन्होंने कोई जुडिशियल इंक्वायरी नहीं करी। क्यों नहीं करी? एक मंत्री जी जा रहे थे दिल्ली एयरपोर्ट पे, रास्ते में उनका एक कार से एक्सीडेंट हो गया, मर गए। उन हाई कोर्ट ने एक सर्विंग जज को बैठा के उसकी इंक्वायरी कराई गई एक आदमी की। यहाँ इतने आदमी मर गए हैं, हमारे मंत्री जो हैं वो इतने मशहूर हैं, जाने माने वाले मंत्री थे, वो भी चले गए। ये इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्यों ये मलबा सारा पायलट के ऊपर डाल देंगे कि पायलट ने ये कही, क्योंकि वो मर गया। वो तो बयान नहीं देगा मैंने ये करा, ये गलती थी, जहाज में ये नहीं होता, वो कौन बताएगा इनको? डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड, जुडिशियरी जांच होनी चाहिए। पनेसर सर ये क्रिस्टल क्लियर बातों में कह रहे हैं, जुडिशियल जांच होनी चाहिए, जुडिशियरी जांच होनी चाहिए, जुडिशियरी जांच होनी चाहिए, ताकि जान किसी की भी हो कम नहीं है। अनुजी मैं आपके पास आ गया। अनुजी, अब रिएक्शन हो गए क्योंकि ये मामला बहुत संवेदनशील है। यकीन मानिए मैं भी रहा मुंबई महाराष्ट्र में, अजीत दादा पवार, वाईबी चव्हाण के सेंटर खूब घूमा मैं, वहाँ पर अजीत दा भी आते थे, शरद दा भी आते थे वाईबी के चव्हाण के सेंटर में, बाहर हम रिपोर्टिंग करते थे, कई बार उनसे मुखातिब हुआ। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसी ये बात आई उसके कुछ ही देर बाद, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सवाल भी पूछूं क्योंकि संवेदनशील मुद्दा है। ममता जी कह रही हैं जांच होनी चाहिए, उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि मुखर होने की कीमत चुकानी पड़ती है। इस तरह की बातें जब आप सुन रही हैं, एनसीपी सुन रही होगी, यू फील कि दिस इज द राइट टाइम इन चीजों के लिए? देखिए, अभी एज अ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पदाधिकारी के रूप में मैं एक ही बात कहूंगी जी, कि हमने हमारा एक नेतृत्व खोया है। साथ ही में मैं अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करूंगी तो मैं ये कहूंगी कि सच में इसकी छानबीन होनी चाहिए कि इसके पीछे अगर कुछ और है तो ये पता लगना जरूरी है। लेकिन मैं दिल से ये भी चाहती हूँ कि ऐसा कुछ ना निकले, क्योंकि अगर ऐसा कुछ निकलता है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग, अगर ऐसे हत्याएं होने लगी, मैं आपके माध्यम से मैं आरोप ये नहीं कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ अनुजी आप क्या कह रही हैं। चेकिंग होना चाहिए, क्योंकि जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री गए, उसके बाद में हमारे महाराष्ट्र के गए, कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ इशारा की बात होती है। मुझे इस प्रकार के अगर कुछ भी साजिश है तो इसका एक, जैसे हमारे पानेसर जो ये उन्होंने जैसे कहा,
हाँ, कि अभी आप जो पायलट मर ही चुका है तो आप उससे क्या सवाल पूछोगे, तो उसमें क्या खराबी दिखाओगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है और कुछ ही दिनों में ये स्पष्ट हो ही जाएगा। तो अभी के फिलहाल में हमारा कार्यकर्ता का एक ही है कि हम किसी भी तरह से अभी अंतिम संस्कार उनकी फैमिली को ऊपर वाला शक्ति प्रदान करे। जो कार्यकर्ता उनके साथ में इतने सालों से जुड़ा हुआ है वो टूटा हुआ है, क्योंकि उनका दादा एक बड़े भाई के हिसाब से हमारे घर में हमेशा उनका सहवास रहा है, एक जांच पूछ रही है, शादी रहे या कुछ पर्सनल भी रहे, तो दादा का हमारा पर्सनल, तो हर एक बंदे उनका एक पर्सनली अटैचमेंट है। इसके लिए देखिए अभी तक लोग है ना वहां पहुंच रहे, भाग के जा रहे हैं कि भाई किसी भी तरह से दादा का एक झलक मिल सके, हम दादा को देख सके। लेकिन जो चीजें हुई है वो मुझे नहीं लगता है कि पार्श्व दादा का हम देख पाएंगे, क्योंकि जो सिचुएशन मुझे पता चली है कि वहां पे अभी तक कुछ बॉडी मिली है, कुछ बॉडी का पार्ट मिलना अभी प्रॉब्लम। मैं समझ सकता हूँ अनु जी, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, योर इमोशन, लेकिन आपने मेरे लिए कुछ आसान किया, क्योंकि आपने भी इस दिशा में, आप भी ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि ऐसी कोई चीज़ ना हो, थ्योरीज तो चलती रहती हैं, ऐसी कोई चीज़ ना हो, लेकिन निष्पक्ष जांच हो, सारे फैक्ट जो हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने आ जाए। अनु जी मैं जानता हूँ आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, विनायक जी मैं तुरंत आ रहा हूँ आपके पास, बस अनु जी से मैं 30-40 सेकेंड और बात कर लूँ। अनु जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सरकार में तो आप हैं ही हैं, अजीत दादा पवार साहब खुद डिप्टी सीएम हैं, आपको अपनी सरकार पर कितना भरोसा, देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व पर कितना भरोसा, और खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने संवेदना भी व्यक्त की हैं, तस्वीरें भी साझा की हैं, वो एक प्रोग्राम में थे, वहाँ से भी उन्होंने अजीत दादा पवार को संबोधित किया है, संवेदना व्यक्त की है। आपको विश्वास है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ निष्पक्ष चीज़ें होंगी, क्योंकि महाराष्ट्र में तो आप ही की सरकार है, मैं तो ये कह रहा हूँ। बिल्कुल है, मैंने कहा ना कि जेडपी का इलेक्शन अभी 5 तारीख को उसका पूरा चित्र सामने आने वाला था, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अगर शहरी भागों में अगर मजबूत नहीं है तो ग्रामीण में हमारी पकड़ बहुत बेहतरीन तरीके से है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ घात पात का इरादा तो नहीं है, या ऐसा कुछ मुझे थोड़ा सा शक का ये लग रहा है। तो देखिए मैं एज अ कार्यकर्ता मैं यही बोलूंगी कि मैं अपना ओपिनियन यही रखूंगी कि ऐसा कुछ ना निकले, लेकिन फिर भी निष्पक्ष मैं बोलना चाहती हूँ कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और अगर माननीय हमारे पत्र प्रधान जी आज संबोधित कर रहे तो कहीं ना कहीं दादा का और उनका एक बॉन्डिंग बहुत बेहतरीन तरीके से था। तो और रहे एकनाथ जी शिंदे रहे, हमारे देवेंद्र जी रहे, तो देखिए अभी वो जब तक स्पष्ट नहीं हो जाता किसी के ऊपर आरोप करना है या कुछ उसके बारे में मुझे कहना मुझे सही नहीं लगता है। ठीक है, मतलब आपको विश्वास है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कम से कम एनसीपी का एक कार्यकर्ता ये मांग रख रहा है अपनी ही सरकार के सामने। विनायक जी मैं आपके पास आ गया। विनायक जी, विपक्ष तो चलिए जो कह रहा है, ममता बनर्जी ने तुरंत इस मुद्दे पर जैसी ही खबरें ब्रेक हुई, ममता बनर्जी ने कह दिया जांच होनी चाहिए। अखिलेश जी का भी ट्वीट आ गया, अखिलेश जी का भी रिएक्शन आ गया। इसके अलावा उद्धव साहब कह रहे हैं कि मुखर होने की कीमत चुकानी पड़ती है। ये सारे इंडिकेशंस आपकी तरफ हैं, उंगलियां आपकी तरफ उठ रही हैं कि जांच होगी कि नहीं होगी। तथ्य ट्रांसपेरेंसी के साथ महाराष्ट्र की जनता के सामने आएंगे कि नहीं आएंगे? 100% आएंगे। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो राजनेता ऐसी गलत बयानबाजी कर रहे हैं उनकी संवेदनशीलता शून्य है, क्योंकि उन्होंने इतना बोलना चाहिए कि एक निष्पक्ष जांच करो। तो अभी कोई बोल रहा है कि मुकर होने की कीमत चुकानी पड़ती है, तो उसको शर्म आनी चाहिए। ये समय नहीं है ऐसी बातें करने का, ये समय है कि उनके फैमिली के साथ खड़ा रहने का। दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और माननीय अजीत दादा जी, ये दोनों अच्छे मित्र थे। जब वो विरोधी थे, मतलब देवेंद्र जी एक तरफ थे, दादा दूसरी तरफ थे, फिर भी वो दोनों अच्छे दोस्त रहे हैं और दोनों का अच्छा बॉन्डिंग था। आ गया सर। प्रधान मोदी जी भी उनके साथ अच्छा संबंध रखते थे। तो ऐसी कोई गलत चीज बोलना आज की तारीख पे गलत है। इतना मैं जरूर मान्य करूंगा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये कहना माननीय देवेंद्र जी ने भी पुकारा है कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे और सत्य जो है वो जनता के सामने लाएंगे, मगर ऐसी कोई गलत बयानबाजी ना करे, ऐसा मैं सबको प्रार्थना करता हूँ। विनायक जी, आपको नहीं लगता कि थोड़ा रुक जाना चाहिए था, थोड़ा संयम का परिचय देना चाहिए था, या फिर यहाँ पर भी मौका लगा कि एनसीपी के कार्यकर्ताओं के मन में ये सवाल डाल दें, डाउट डाल दें? आपको लग रहा है ये करने का प्रयास किया गया विपक्ष की तरफ से?
सही बात है। मैं दूसरी एक घटना का आपको संदर्भ देना चाहता प्लीज हूँ। दीजिए। माननीय गोपीनाथ जी मुंडे जी का भी एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गया था। जी। उनकी बॉडी जब लाई गई तो कई लोगों ने ऐसा ही सोशल मीडिया का यूज करके कुछ गलत फहमियां घुमाने का प्रयास किया जी। और उधर थोड़ा बहुत मॉब थोड़ा अनरेस्ट हो गया था। तो ऐसे समय में जो राजनेता है, जैसा आपने एक बड़े पार्टी के मुखिया का नाम लिया कि जी। जिन्होंने बोला कि मुकर होने का ये हाँ। भुगताना पड़ता है वगैरह, कीमत तो चुकानी पड़ती उन्होंने है। तो कम से कम संयम बरताना चाहिए हाँ। कि ऐसे उनके वाक्यों में से जो सामान्य कार्यकर्ता है जिसको बाकी कुछ मालूम नहीं है, उसके मन में भ्रम पैदा हो सकता है और लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति पैदा हो सकती है। तो ऐसे समय में सबने संयम रखना ही चाहिए। ठीक है विनायक जी, ठीक है, लेकिन आज मेरे शो पे आप जरूर ये एश्योर करके जाइएगा कि निष्पक्ष जांच होगी, ट्रांसपेरेंसी के साथ सभी 100% तथ्य, तभी फैक्ट, सभी व्यूज सामने आएंगे। पनेसर सर, आई जस्ट कम टू यू, बस गिव मी 2 मिनट्स सर। रवि सर, मैं आपके पास आ गया। रविदा, आप मुझे बताइए, रवि सर, एकाएक इस तरह के मुद्दों पर भी अभी तो आप जानते ही हैं, अजीत दादा पवार की जो बॉडी है, पार्थिव शरीर है, उसको अस्पताल बारामती के अस्पताल लाया गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कार्यकर्ता वो मायूस हैं, दुखी हैं, व्यथित हैं, एक अभिभावक के तौर पर, बड़े भाई के तौर पर वो उनको याद कर रहे हैं। और अस्पताल के बाहर भी इमरजेंसी जैसे हालात, इन द सेंस कि वहाँ पर इतनी भीड़ पहुँच चुकी है कि पुलिस के लिए कंट्रोल करना मुश्किल है। वो गेट पर हैं, गेट बजा रहे हैं। ऐसे में बड़े बड़े चेहरे, नाम मैं किसी का नहीं ले रहा, लेकिन वो इस वक्त पर इस तरह की बातें कहें कि मुखर होने की कीमत चुकानी पड़ती है, आपको नहीं लगता कि इससे चीज़ें और ख़राब हो सकती है? थोड़ा तो वेट किया जा सकता है, संवेदनशीलता दिखाई जा सकती है, और दिस इज ओके। आप यहाँ पे किसी पॉलिटिशियन से बड़ी संवेदनशीलता की उम्मीद करें, मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप लाइन क्रॉस कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इस वक्त में राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। एक चीज जरूर है, पने सर ने जो कहा कि आपको एविएशन सेफ्टी जो है और एविएशन जर्नी को लेके जो इस तरह की बार बार घटनाएं हो रही हैं और जिस तरह की जांच होनी चाहिए, इस पे खुल के सबको बोलना चाहिए था। महाराष्ट्र के सिनेरियो में पिछले खासकर जो महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के चुनाव हुए थे, उस चुनाव में जो भी सिनेरियो बना था उसमें ये कयास लगाया जा रहा था कि सब कुछ बहुत बढ़िया नहीं है। बीजेपी और एनसीपी यानी अजीत पवार के बीच में अभी जिस तरह की बातें पास हो रही थी, खासकर पश्चिम महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं और नेताओं के जरिए, उसमें ये भी कहा जा रहा था कि दोनों पवार की पार्टियां एक होंगी और ये जिला परिषद के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें शायद वो साथ में लड़े, एक दूसरे के उम्मीदवारों को समर्थन करेंगे, दोनों पार्टियां मर्ज हो जाएंगी। बहुत सारी चीजें एक साथ में चल रही थी। जाहिर सी बात है कि उसका कनेक्ट कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियां ढूंढ रही हैं, ये इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन फिर भी क्योंकि मामला इतना संवेदनशील है, अजीत पवार बहुत लोगों से कनेक्ट रहे हैं, कार्यकर्ताओं से कनेक्ट रहे हैं, इस तरह के मुद्दे जब आते हैं तो कहीं ना कहीं लोग अपनी इमोशंस को रोक नहीं पाते। मुझे लगता है कि थोड़ी सी जल्दबाजी की है पॉलिटिशियन पार्टियों ने, पॉलिटिशियनों ने। उन्हें रुक के जो भी बातें करनी थी, थोड़ी सी कम से कम इतना तो उन्हें इंतजार करना चाहिए था कि चिता की राख ठंडी हो जाए, फिर वो राजनीति करे। मुझे लगता है थोड़ी सी संवेदनशीलता की कमी तो जरूर आई है। ये बड़ी चीज़ है। और आपने जैसे कहा ना कि आई एम एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम माई पॉलिटिशियन, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या देश था, क्या हो गया। और मैं एक सीनियर जर्नलिस्ट से ही बात कर रहा हूँ, हम दोनों जर्नलिस्टिक अप्रोच से ही बात कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं वो भी मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। पनेसर सर, मैं आपके पास आ गया। पनेसर सर, आपने भी जिक्र किया कि सारी चीज़ें पायलट्स के ऊपर डाल दी जाएंगी, कितने घंटों का एक्सपीरियंस था, फ्लाइंग एक्सपीरियंस क्या था, कैसे उड़ाया, क्या उड़ाया, सारी चीज़ें पायलट के ऊपर आ जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, एक आम जेंजी अगर मुझे इस वक्त देख रहा होगा, पनेसर सर को सुन रहा होगा, आप अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है पनेसर सर, तो मेरे मन में जो सवाल आएंगे प्लीज़ यही समझिएगा, कोई स्टूडेंट है जो आपसे कुछ जानना चाह रहा है। ऐसे में पायलट्स की भूमिका इस तरह की कंडीशंस में कितनी रहती है, उनका रोल कितना रहता है? देखिए ना, इस स्टेज पे जब कि क्रैश हुआ, कुछ आदमी की डेथ हो गई, पॉलिटिक्स या राजनीति को बात करनी बिल्कुल गलत है। ये शर्मनाक बात है, कोई राजनीति नहीं लानी चाहिए। हमारा विषय ये होना चाहिए कि असली जांच पता कीजिए कि क्रैश हुआ क्यों, कैसे हुआ। अब पायलट तो रहे नहीं जो कि बयान देंगे उनसे गलती हुई है कि नहीं। गलती किसी की भी हो सकती है, मेंटेनेंस की हो सकती है, लेकिन ये जो डीजीसी है, इनके पास एक्सपर्ट आदमी है इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं। काफी उन्होंने ट्रेनिंग करी है और उन्होंने इनके मेंटेनेंस जब जहाजों की करी है, क्या उनके ऊपर चेक कर रहे थे कि सब जहाज प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है कि नहीं। ये बात बहुत जरूरी है। और ये सारी चीजें सिर्फ तब पाई जाएंगी जब आप जुडिशियल इंक्वायरी करेंगे। ये जो इंडोर इन्वेस्टिगेशन, हमें इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं है। मैंने बड़े इंसिडेंट एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लिया, अपना इंडियन एयरलाइन
एज ए डायरेक्टर ऑफ सेफ्टी, लेकिन मेरे को पता है ये जो सारा मलबा है ये मरने के ऊपर डाल देंगे, क्योंकि वो बयान नहीं दे। आपको पता है मोए मुकरे का कोई इलाज नहीं होता, जो मरना हर चीज का सोल्यूशन है। हम हर चीज को फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास तजर्बे, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, हम सब कुछ रिकमेंड, प्रोफेशनल आदमी भी है, लेकिन वो इनको नहीं सुनेंगे। दे विल नॉट, उनको बिल्कुल अंदर आने ही नहीं देंगे इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन जो जुडिशियल इंक्वायरी होता है उसमें कोई भी आदमी एफिडेविट डाल के आ सकता है, और अगर मैं जुडिशियल इंक्वायरी कोई झूठ बोलूंगा, गलत, मेरे अगेंस्ट एक्शन भी हो सकता है। लेकिन जहाँ पर कोई एक्शन नहीं होगा इन्वेस्टिगेटर के ऊपर, मैं चाहता हूँ इनके ऊपर पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये इन्वेस्टिगेशन का तजर्बा कितना है, तभी हम ये इंसाफ दें। क्योंकि हमारी भोली भाली जनता जो भगवान भी बड़ा बिलीव है, अरे हो गया ये भगवान ने लिखा होता है ऐसे होने का है। अरे भगवान ने तो लिखा था, लेकिन ये जो अंदर के आदमी ने उन्होंने क्या लिखा है इनके लिए, ये विषय जरूरी है जानने का। ठीक है, सेंस बहुत है हिंदुस्तानियों में। हाँ। ये भगवान ने लिखा था मरना था मर गए, जैसे लिखा था मर गए। हाँ। ये गलत है बात। ये कुछ चीजें बहुत खराब है, कुछ चीजें बहुत खराब है पनेसर सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, कुछ चीजें बहुत खराब है। लेकिन पनेसर सर एक ही सुर में कह रहे हैं जुडिशियल जांच होनी चाहिए। मैं अनु जी आपके पास आ गया। अनु जी देखिए, मैं समझ रहा हूँ आप किस भाव में है इस वक्त, तो मैं तो आपको यही बताना चाहूँगा, आप प्लीज़ अगर ये साझा करना चाहें कि जो जुडिशियल जांच की बात पनेसर सर कर रहे हैं, एनसीपी इसको लेकर आगे बढ़ेगा। हालांकि ये भी बहुत जल्दबाजी होगा, मैं खुद जानता हूं कि मैं किन परिस्थितियों में आपसे बात कर रहा हूं। अगर आप चाहें तो आप इसका जवाब दे सकती है। साथ ही इस वक्त आप ट्रैवल भी कर रही हैं, आपकी भी कोशिश है मौके पर पहुंचने की, अजीत दादा को श्रद्धांजलि देने की। कोई किस्सा उनसे जुड़ा हुआ जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, और अगर आप चाहें तो जिस जुडिशियल जांच की मांग, जिस जुडिशियल चीज़ों की बातें पनेसर सर कर रहे हैं, आप चाहें तो उसको लेकर भी आगे बात कर सकती हैं। इट्स ऑल योर चॉइस नाउ। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगी कि जांच सच में होनी चाहिए, क्योंकि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उसमें कोई मैं ये नहीं बोलूंगी कि जांच नहीं होनी चाहिए करके, होनी ही चाहिए। हम पूरे पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ये कहेगा कि जांच होनी ही चाहिए। और हमें अगर ऐसा कुछ है मिलता है, तो मैं बोल रही हूँ ना कि आने वाले अगर ये कुछ नेतागण ऐसे पोस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम महाराष्ट्र के हर एक जनता उनसे जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं आंदोलन ना भड़के, ये सब चीजें ना हो महाराष्ट्र में, और यहाँ का हवामान जरा शांत रहे तो ही बेहतर है। कि हमारा नेता गया है, आज घर का दादा बोले गए थे, घर का एक बंदा एक गया है, तो हम उस दुख में है ना, कि हम ये सब चीजें कुछ चाहते हैं। हमें अगर चाहिए तो हमें न्याय चाहिए। हम सरकार में रहने के बाद भी हम एक ही बात बोलेंगे कि भाई निष्पक्ष आप जांच करो। जैसे सर बोल रहे हैं हमारे की भाई पायलट ऑलरेडी मर चुका है, सारी चीजें आने वाले, मैंने कहा ना कि कुछ समय, ज्यादा समय नहीं, कुछ ही घंटों में ये चीजें सामने आ ही जाएगी कि आगे का स्टेप क्या होगा। अच्छा, दादा से जुड़ी कोई याद साझा करना चाहेंगी अनु जी? जुड़ी तो मेरी बहुत सारी यादें हैं। लगभग मैंने कहा कि 10 एक दिन पहले ही मैं दादा से मिली थी। कुछ काम, जनता के कुछ काम पेंडिंग थे, वो जो रिक्वेस्ट लेटर दिया था, तो दादा कैबिन में जाते जाते मुझे इतना ही बोलते तेरा काम कर दिया मैंने, नहीं तो मेरा जान खाएगी। तो वो एक उनका कहना रहता है ना, वो ऐसा लगता है कि बड़ा भाई अपने बहन को बोलता है भाई नहीं तो तू वापस 10 बार मेरे को टॉर्चर करेगी कि भाई देख मेरा काम नहीं करते हैं, लोगों का काम नहीं करते। तो उनका एक ऐसा रहता है, हर एक बंदे से वो इतना जुड़े हुए रहते थे कि भाई हाँ, कि भाई आपका नगर पालिका का काम हो या कुछ और वैयक्तिक केंद्र से कुछ काम करवाना है, कुछ भी मसला हो, भाई किसी का निधि देना है, कोई कुछ है, लेकिन दादा ने हमेशा काम के प्रति 100% दिया है। और जो काम नहीं बोले हैं कभी भाई नहीं हो सकता, तो वो काम नहीं हो, तो एक बोलते ना जो पेट में है वही मुंह पर है। दादा हैज नो फिल्टर। दो तरह के नेता जो रहते हैं कि आते कुछ और करते हैं, करते कुछ और है, उस तरह के दादा कभी नहीं थे। ये बात तो सच है, दादा हैज नो फिल्टर, वो तो हमने हर बार देखा है। वो तो जो लोग उनको टीवी स्क्रीन पर देखते हैं उनको भी महसूस होता है कि जो अंदर से है वही सामने है, वही कैमरे पर है। ऐसा नहीं है कि कैमरा ऑन है तो दादा बहुत विनम्र हो जाएंगे, उनका जो स्टाइल है वही रहेगा और उसी के लिए वो जाने जाते हैं। दादा हैज नो फिल्टर। विनायक दा, मैं आपके पास आ गया। विनायक दा, क्या ये इतना मुश्किल काम है हमारे देश में? मतलब इट्स नॉट अबाउट गवर्नमेंट, मैं बस ऐसे ही जानना चाह रहा हूँ एक युवा होने के नाते। पनेसर सर इतनी सारी बातें कर रहे हैं, अभी अहमदाबाद हादसे को कोई भूला नहीं है, उस मामले में क्या कुछ हुआ, बड़ी बड़ी बातें ऐसी पैनल सजा के मैंने करी थी। उस वक्त भी हम कह रहे थे ब्लैक बॉक्स से कुछ निकलेगा, क्या निकला नहीं पता, कुछ नहीं पता, वो अभी भी अंधकार में ही है। अब एक और हादसा हो गया, उस हादसे में भी विजय रूपानी जी
समेत कितने 250-300 लोगों की जान गई थी। बहुत बड़ा हादसा वो था, देश उससे कभी उभर ही नहीं पाएगा। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद भी जब सबसे ट्रैजिक एयर एक्सीडेंट्स को देखा जाएगा तो वो अहमदाबाद फ्लाइट गिरने वाली ज़रूर 737 बोइंग ज़रूर याद आएगी। ये इतना मुश्किल क्यों है कि एक ट्रांसपेरेंट जांच हो जाए, तथ्य फैक्ट सामने आ जाए और पनेसर सर जैसे जो सीनियर्स हैं वो कहे हाँ सही दिशा में काम हो रहा है? ये इतना मुश्किल है क्या विनायक दा? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मगर अपने देश में एक प्रथा अभी चल रही है कि हर एक आदमी अपने एंगल से उस घटना का अर्थ लगाता है। तो हर एक के एंगल को सेटिस्फाई होगा, हर एक का एंगल सेटिस्फाई होगा ऐसा नहीं है, मगर इसके कुछ एसओपीज रहते हैं। वो एसओपीज के हिसाब से इसका काम किया जाता है इंक्वायरी का। और इस घटना में भी आप दिखा रहे हैं कि खड़गे जी ने कुछ मांग किया या करेंगे ऐसा बोला, ममता जी ने कुछ बोला। उसके पहले माननीय जो शिंदे जी है उन्होंने बोला है खुद होके, वो जो डिप्टी मिनिस्टर थे मतलब दादा के साथ में, उन्होंने खुद होके बोला है कि हम इसका जांच करेंगे। माननीय देवेंद्र जी ने कैमरा के सामने आके बोला है कि हम इसका निष्पक्ष जांच करेंगे। तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, इसकी निष्पक्ष जांच होगी। और उस जो तथ्य है उसमें किसकी गलती थी, जैसा इसमें आप बोल रहे, मतलब साहब बोल रहे कि एयर जो फ्लाइट था उसमें कुछ गड़बड़ थी, तो जो भी चीज है वो सामने आएगी। जो प्राइमरी रिपोर्ट्स है जो उस कंपनी ने डिक्लेयर किया है, उनका कहना है कि उसका जो विजिबिलिटी नहीं थी करके उसको एक राउंड लेना पड़ा पहले लैंडिंग के लिए। मगर राउंड लेने के बाद में दूसरी बार जब उसने ट्राई किया तो वो जो रनवे था वो रनवे के कुछ दूर पे वो लैंड हो गया, इसके लिए हादसा हो गया। और इमीडिएटली 5 या 6 बड़े ऐसे धमाके हो गए, ऐसा उधर के जो प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं उन्होंने बयान दिया है। ठीक है रवि जी, मैं आपके पास आऊंगा। रवि जी मैं आपके पास आऊंगा। एक छोटा सा रिएक्शन रवि जी प्लीज आप मुझे दे दीजिएगा। इस मामले में और स्पष्टता की जरूरत है सरकार की तरफ से। 30 सेकंड में आई हैव टू कंक्लूड माय शो। बिल्कुल रोहित, दुनिया भर में एविएशन सेफ्टी के बहुत सारे नॉर्म्स हैं और उसे इम्प्लीमेंट किया था। पनेसर सर पहले ही ऑलरेडी बोल चुके हैं। हमारे यहाँ पे जो प्रोटोकॉल और जिस तरीके से चीजें चल रही हैं कि पता चला अहमदाबाद फ्लाइट जो एक्सीडेंट था उसमें आपके पास एक्सपर्ट बाहर से बुलाए जा रहे हैं, हर चीज इस तरीके से की जा रही है। कहीं ना कहीं हमारी अथॉरिटीज या तो कैपेबल नहीं है या वो ट्रेंड नहीं है। Perfect. उन्हें जिस तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए था और जिस तरह से जो सेफ्टी की बात की जानी चाहिए थी या होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। बार बार आपके यहाँ पर अगर इस तरह की दुर्घटना, इस तरह के हादसे हो रही है, वाकई बहुत चिंताजनक है। और जब हम बात करते हैं कि चौथी बड़ी इकोनॉमी, तीसरी इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर, ऐसे में अगर हमारा एविएशन सेक्टर में इतना लूपहोल्स हैं जो कि पनेसर सर की बातों से मुझे नजर आ रहे हैं, दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। आज वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विनायक जी, आप जुड़े। अनु जी, मेरी तरफ से भी संवेदना, श्रद्धा सुमन अजीत दा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़ी इस कठिन घड़ी में भी। रवि दा, थैंक यू सो मच। एंड पनेसर सर, इट्स रियली हैविंग अ प्लेजर माइन हैविंग यू ऑन माई पैनल। थैंक यू सो मच। तो 5 की पड़ताल में आज फिलहाल इतना ही।